जोहार, नमस्कार और आप सत श्री अकाल। मैं हूँ विजय कुमार वेदिया और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पार्ट 4 कृषि। चलिए हम लोग देखते हैं। आज ज्योग्राफी का एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, ये एग्रीकल्चर जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है? भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। कृषि का विस्तार अध्ययन हम लोग आज पढ़ेंगे, कृषि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन भाषा से आया हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है AGRI, एग्री। एग्री का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी, सॉइल, मृदा, जिसको बोलते हैं हम लोग मृदा। ठीक है, उसके बाद कल्चर का मतलब होता है LTU। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब कि कृषि करना या फिर खेती करना। इसको खेती करना है लिख देते हैं, खेती। तो ये दोनों शब्दों को मिलाकर के क्या बन गया? हमारा एग्रीकल्चर बन गया। ओके, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत कृषि का महत्व, मतलब कि भारत में कृषि का महत्व। भारत में कृषि का क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, मतलब कि भारत में कृषि का महत्व क्या क्या हो सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लगभग 58%, कितना प्रतिशत? 58% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित कार्यों में संलग्न है। सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 17% है। किसका? GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का 17% योगदान है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह देश की खाद्य सुरक्षा और रोजगार का मुख्य आधार है। क्या है? यह देश की खाद्य सुरक्षा और रोजगार का मुख्य आधार है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान है और यहाँ पे लगभग 58% ग्रामीण लोग क्या करते हैं? कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत कितना है मेरा? 58% है ना। उसके बाद है GDP से हमें कितना प्रतिशत प्राप्त होती है? GDP से, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से हमें 17%। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा कितना प्रतिशत है? मतलब कितना स्थान में है? दूसरे स्थान में है। हम चाइना के बाद कृषि में दूसरा स्थान में आते हैं। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा मतलब कि दूसरे स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कृषि के प्रकार यहाँ देखेंगे, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्या देखेंगे? कृषि के प्रकार। भारत में 2 प्रमुख प्रकार की कृषि प्रणालियाँ प्रचलित है। कौन कौन सी है? चलिए देखते हैं। पहला है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, कौन कौन सा है? निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और लाभ और सीमाएं इनकी दोनों अलग है। चलिए हम लोग अभी जानते हैं निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग, समय के परिवार की जरूरत के लिए उत्पादन। निर्वाह कृषि में क्या होता है? समय के जो परिवार होते हैं वो अपने लिए उत्पादन करते हैं, अपना जीवन यापन गुजारने के लिए उत्पादन करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे भूभाग में करते हैं और ये ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अपने खाने योग्य या फिर जीवन यापन गुजारने के लिए ये क्या करते हैं? कृषि करते हैं, जिसको हम लोग निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। सेकेंड है आपका छोटे भूखंडों पर खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती में क्या होता है कि किसान जो लोग होते हैं वो छोटे छोटे इनके पास भूमि होती है, ज़्यादा बड़ा भूमि नहीं होने के कारण ये बड़ा खेती नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ये छोटा छोटा भागों में ही कृषि करते हैं और अपना जीवन यापन गुजारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पारंपरिक और
पारंपरिक औजारों का उपयोग, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स, ठीक है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स, यानी कि ये पारंपरिक औजारों के माध्यम से खेती बाड़ी करते हैं, जैसे कि कोदाल के माध्यम से, हल के माध्यम से, ठीक है। ये सब खेती में क्या होता है, हम बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास खेत क्या होता है, छोटा होता है। और पारंपरिक तरीका मतलब कि जैसे कि हम बैल के माध्यम से हल चलाएं, या तो फिर किसी के पास बैल नहीं है तो वो अपना कोड़ी वोड़ी वगैरह करके ये खेती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आदिम और गहन दोनों रूप हैं। मतलब कि आदिम मतलब कि बहुत पुराना खेती, ठीक है, मतलब कि पहले से जो जब से खेती स्टार्ट हुआ था उस समय से किस प्रकार लोग खेती करते थे से लेकर के अभी कुछ थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, जो कम जगह में हम अधिक उत्पादन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गहन निर्वाह कृषि बोलते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र छोटा सा है, ठीक है, और वहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, तो हम उस प्रकार की कृषि को गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, जहाँ की छोटे खेतों में हम अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो ये दोनों है, आदिम और गहन दोनों रूप है, ये दोनों रूप है, मतलब कि निर्वाह कृषि दोनों का रूप है, ठीक है। नेक्स्ट है झूम खेती उत्तर पूर्वी भारत में। जैसे कि झूम खेती जो है ये हमारा उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? ये झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी भारत में किया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो जैसे कि नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इन क्षेत्रों में कौन सा कृषि किया जाता है, जो मतलब कौन सा खेती किया जाता है, झूम खेती किया जाता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में। हमारा जैसे कि ये एक मैप है, ये समझ लीजिए, और ये इंडिया का भाग है, और जैसे कि हम इधर चल गए, इधर वाला जो भाग है ये वाला भाग में झूम खेती किया जाता है, ठीक है। आगे है हम लोग का वन्यजीव कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब समझ में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इसमें निर्वाह कृषि में क्या करते हैं, किसान लोग अपना छोटा छोटा खेत में अपना जीवन यापन गुजारने के लिए खेती बाड़ी करते हैं, ये मार्केट में शेयर नहीं करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन निर्वाह कृषि या निर्वाह कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वन्यजीव कृषि, मतलब कि कॉमर्शियल फार्मिंग। क्या है, वन्यजीव कृषि कॉमर्शियल फार्मिंग, यानी कि इनको जो है ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो है ये मुख्यतः हम व्यापार के लिए या तो फिर पैसा कमाने के लिए हम कृषि करते हैं, और ये बड़े बड़े भूभागों में किया जाता है। वन्यजीव कृषि बाजार में बिक्री के लिए उत्पादन, ठीक है, वन्यजीव कृषि इसलिए किया जाता है क्योंकि हम बाजारों में बेचने के लिए उत्पादन करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बड़े भूखंडों पर खेती करते हैं। कॉमर्शियल कृषि के लिए हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्रों में खेत होना चाहिए, जहाँ पे हम अधिक मात्रा में उत्पादन कर सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आधुनिक तकनीक और उर्वरक। वन्यजीव कृषि में हम आधुनिक तकनीक और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। आधुनिक तकनीक कहने का तात्पर्य है जैसे कि आजकल बहुत बड़ा मशीनें आ गई है, ठीक है, जिसके वजह से हम धान की कटाई करते हैं या तो बुआई करते हैं या तो किसी प्रकार का भी हम सभी मशीनों के माध्यम से करते हैं, ठीक है, वो हो गया तकनीक। उसके बाद उर्वरक का मतलब होता है अभी वर्तमान में अभी हम लोग मतलब कि अलग अलग तरह की जो खाद होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सल्फेट हो गया, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, और विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसके वजह से हमारा उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एक ही फसल का उत्पादन। वन्यजीव कृषि में हम किसी एक फसल का ही उत्पादन करते हैं, जैसे कि कहीं पे हम लगा दिए केला का पूरा बागान लगा दिए, ठीक है, केला का बागान लगा दिए, या तो फिर आप असम में चल जाइए, असम में
वहाँ पे चाय का बागान लगा दिया गया। फिर आप चल जाइए महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वन्यजीव कृषि में किसी एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चाय, कॉफ़ी, गन्ना प्रमुख फसलें हैं। मतलब कि एकल कृषि मतलब कि एक ही फसल उत्पादन के लिए हमारे पास कौन कौन सा है, चाय है, कॉफ़ी है, गन्ना है, और इसके साथ और भी फसलें हैं जिसको हम सिंगल खेतों में करते हैं, और एकमात्र जैसे कि लगाए हम कहीं गन्ना लगाएं तो उसमें खाली गन्ना ही लगा दिए हैं। ठीक है, दूसरा फसल वहाँ पे और नहीं करेंगे। उसके बाद असम में चल जाइए, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, चाय का खेती करने लगते हैं। तो ठीक है, पूरा चाय का एक बागान लगा दिया गया है। तो इस प्रकार से वन्यजीव कृषि में ये सब कृषि किया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट झूमिंग कृषि का कुछ टाइप है यहाँ पे। ठीक है, जिसको हम लोग कर्तन दहन कृषि प्रणाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भारत में इनको अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं, भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बेबर या फिर दहिया। किस नाम से, बेबर और दहिया नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश में, इसको झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है, पोडू या पोडू। किस नाम से, पोडू या पोडू। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में इसको कोमान या बरिंगा के नाम से जाना जाता है। किसको, झूमिंग कृषि को। झूमिंग कृषि को अलग अलग जगह में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में आपका कोमान और बोरिंगा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड। झारखंड में झूमिंग कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है। झारखंड में झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है, कुरुआ नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पूर्वी भारत। पूर्वी भारत जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, मणिपुर वगैरह हो गया, इस सब क्षेत्रों में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 6 में पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट आपका कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल का ये इलाका हो गया। इन सभी क्षेत्रों में कुमारी के नाम से जाना जाता है। कौन सा, कुमारी के नाम से जाना जाता है। किसको, झूमिंग कृषि को। पश्चिमी घाट में झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है, कुमारी नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, पश्चिमी घाट में। ठीक है, उसके बाद है हमारा विदेशों में किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमारा भारत से बाहर हो गया, भारत के बाहर में झूमिंग कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है, उसमें से हमने 2-3 देशों का नाम लिया हुआ है। जैसे कि ब्राज़ील में रोका, ठीक है, उसके बाद मैक्सिको में मिल्पा, उसके बाद इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव के तौर पर। तो इसे आप 2-3 बार देख लेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए और याद कर लीजिए। एक बार में नहीं याद होता है तो आप इसको 5-6 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से ये याद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, भारत की कुछ मुख्य फसलें हैं जो इस प्रकार है। जैसे कि भारत की मुख्य फसल क्या है, चावल है। भारत की मुख्य फसल क्या है, चावल है। ठीक है, चावल किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके लिए हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है ना, और कम से कम तापमान अगर कहा जाए तो 25 डिग्री से एबव होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और इसमें वार्षिक वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। किसके लिए, चावल के लिए। अधिक वर्षा और सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब प्रमुख उत्पादक देश है, उत्पादक राज्य है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है।
भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। पहला में आता है चाइना, दूसरा में आता है भारत। तो भारत क्या है, चावल उत्पादन करने में दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। और चावल के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कम से कम 25 डिग्री से अधिक, और वार्षिक वर्षा कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। और चावल उत्पादन करने का जो राज्य है हमारा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है, ये मुख्य राज्य है जहाँ पे चावल की खेती की जाती है। इनके अलावा और कोई क्षेत्र हैं जो शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पे सिंचाई करके चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि राजस्थान का इलाका हो गया कुछ, ठीक है, गुजरात का इलाका हो गया। तो किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में सिंचाई करके चावल का उत्पादन किया जाता है। आगे है गेहूँ, वेलेट, ठीक है। ये क्या है, कौन सा फसल है, ये रबी फसल के अंतर्गत में आता है ना। ठंडे और शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश प्रमुख उत्पादक हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। देखिए, गेहूं उत्पादन में भी भारत दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ना। यहाँ पे विश्व का दूसरा स्थान रखता है क्या, गेहूं उत्पादन करने में। और इसका उत्पादन का मुख्य राज्य है हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन उतना अधिक मात्रा में नहीं किया जाता है, जैसे कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र वगैरह हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब क्षेत्रों में भी किया जाता है, लेकिन उतना अधिक मात्रा में नहीं, सिर्फ अपने खाने योग्य वहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इनके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, खिली धूप होना चाहिए, ठीक है, खिली धूप होना चाहिए। और वार्षिक वर्षा कम से कम इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाजरा। बाजरा ऐसा एक फसल है जो कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी इसको उगाया जा सकता है, ठीक है। कम वर्षा और रेतीली मिट्टी में उपयुक्त होता है ये, ठीक है। और मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र अधिक उत्पादन करता है। और बाजरा में जो है पोषण स्तर जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें जैसे कि प्रोटीन वगैरह होता है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। शायद अभी उतना बाजरा का उत्पादन नहीं किया जाता है, और पहले के जो लोग होते थे वो बहुत अधिक मात्रा में बाजरा का उत्पादन किया जाता था। लेकिन अभी धीरे धीरे ये सब जो फसल है ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। उसके बाद इसके साथ और भी आता है जिसको हम लोग बाजरा बोलते हैं, फिर रागी बोलते हैं, जिसको हम लोग देहाती भाषा में या तो लोकल लैंग्वेज में मड़ुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। मड़ुआ भी एक क्या है, रबी फसल है ना, रबी फसल, सॉरी, मड़ुआ जो है आपका ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ये कम उपजाऊ वाला मिट्टी में भी आसानी से हो जाता है, जहाँ पे अगर पानी की कमी है तो उन क्षेत्रों में रागी की उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। रागी को लोकल भाषा में क्या बोला जाता है, मड़ुआ बोला जाता है। मड़ुआ का जो बीज होता है, दाना होता है, उस सरसों का जो दाना होता है ना, उस प्रकार से होता है, ब्लैक ब्लैक। उसमें भी पोषक तत्व है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और प्रोटीन भी अच्छा मिलता है उसमें। नेक्स्ट है हमारा दालें, अरहर, मूंग, चना, ठीक है। अरहर, मूंग और चना ये दाल की किस्में हैं, और प्रोटीन इसमें मुख्यतः अधिक पाया जाता है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है। भारत जो है दाल उत्पादन करने में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उपभोक्ता वाला देश भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे हम लोग चलते हैं। बागवानी फसलें, अब हम लोग देखेंगे क्या, बागवानी फसलें। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी एंड रबर। बागवानी फसल के अंतर्गत हमारे पास 3 प्रकार, बहुत प्रकार है, मतलब कि हमने 3 स्लाइड में 3 प्रकार ही लिया हुआ है, ठीक है। तो बागवानी फसल जो है, सबसे पहले चाय आता है जिसको हम लोग टी बोलते हैं, ठीक है।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। ठीक है, चाय उत्पादन करने में भारत विश्व का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। चाय जो है चाइना में सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, उसके बाद सेकेंड स्थान में हमारा भारत आता है। ठीक है, चाय उत्पादन में पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका है जिसको हम लोग दार्जिलिंग बोलते हैं, ये बहुत फेमस है। ठीक है, दार्जिलिंग का जो चाय है इसको जीआई टैग मिला हुआ है, और जीआई टैग जो है ये 10 सालों के लिए सरकार जो है इसमें पेटेंट लगा दिया जाता है। ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसा सिस्टम है। और तमिलनाडु और केरल प्रमुख उत्पादक राज्य है। चाय बागानों में श्रम गहन विधि से उत्पादन होता है। ठीक है, चाय बागानों में यहाँ पे अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि काम करने लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि चाय बागानों में चाय की जो पत्तियाँ होता है उसको चुनना पड़ता है। जो उसका नया पत्ता आया हुआ रहता है उसको चुन के फिर फैक्ट्री में ले जाता है, फैक्ट्री में ले जा कर के बनाता है, फिर उसको चाय बनाता है। ठीक है, चाय पत्ती बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी। ठीक है, आप लोग पार्टी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो कॉफ़ी में जो पाउडर आता है, ठीक है, उसी को कॉफ़ी बोला जाता है, आप लोग पिए होंगे। तो भारत में अरेबिका और रोबस्टा दो प्रकार की क्या पाया जाता है, कॉफ़ी पाया जाता है। भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी पाया जाता है जिसका नाम है अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, 2 प्रमुख किस्में उगाई जाती है। कहाँ पे उगाई जाती है? कर्नाटक का एक गांव है, विलेज है कोडुगु। ठीक है, कर्नाटक का एक गांव है कोडुगु, वहाँ पे कॉफ़ी उगाया जाता है। केरल और तमिलनाडु के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कर्नाटक के साथ साथ केरल और तमिलनाडु भी कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो भारतीय कॉफ़ी जो है ये गुणवत्ता में पूरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे अच्छा क्वालिटी का माना जाता है ये भारतीय कॉफ़ी, इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा रबड़। केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादन करने में हमारा केरल राज्य सबसे प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में रबड़ की बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। उसके बाद केरल के बाद तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान भी रबड़ उत्पादन में आता है। ठीक है, केरल के साथ साथ उनका पड़ोसी जो राज्य है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, वहाँ भी रबड़ की उत्पादन किया जाता है। और ये खेती जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। ठीक है, जहाँ पे मौसम एकदम बढ़िया वाला हो, जहाँ पे गर्मी थोड़ा लगती हो, और जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा हो उन क्षेत्रों के लिए रबड़ अच्छा होता है, मतलब कि उन क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन जो होता है अच्छा होता है, आज जहाँ पे भारी वर्षा वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य, की फैक्ट। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है और केले का उत्पादन भी अग्रणी है। ठीक है, भारत जो है भारत में मसाला जो होता है जिसको हम लोग जीरा बोलते हैं, जीरा के साथ साथ और भी मसाला बहुत प्रकार के आती है, तो भारत ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है मसालों के लिए। ठीक है, केले का भी उत्पादन भारत में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। जैसे कि दक्षिण भारत में आप चल रहिएगा, जैसे कि कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये सब इलाका में केले का भी उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और केला जो है ये एक बागवानी फसल है। ठीक है, बागान में, बहुत बड़ा बागान में लगा दिया जाता है। तो ये था हमारा बागवानी फसल की कुछ प्रकारें, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया। यहाँ पे एक हमने ऐड नहीं किया है जो हमने अभी आप लोगों को बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं केला। केला के सिवा और भी है, जैसे कि गन्ना है, ये सब किसके अंतर्गत में आता है? बागवानी फसल के अंतर्गत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कृषि विकास में चुनौतियाँ। कृषि को विकास करने में हमें कौन कौन सी चुनौतियों की सामना करनी पड़ती है? ठीक है,
तो देखते हैं कौन कौन सा चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे दिया प्रमुख समस्या, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम्स। क्या है? मेजर प्रॉब्लम्स, प्रमुख समस्या। छोटे भूखंड, ठीक है, पहला प्रमुख समस्या है छोटे भूखंड। जोतों का विभाजन उत्पादकता का कम होता है। जैसे कि हमारे पास क्या है, भूमि छोटा छोटा है, ठीक है, जोत के आकार छोटा छोटा है, तो हम वहाँ पे बागवानी फसल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास छोटा ज़मीन है। तो वहाँ पे बागवानी फसल किस प्रकार से होगा? नहीं होगा, होगा भी तो थोड़ा बहुत, उतना में क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो हमारे पास ज़मीन नहीं होने के कारण हम बागवानी फसल अच्छा से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख समस्या हो गया। उसके बाद है आपका दूसरा, सिंचाई की कमी, ठीक है। सिंचाई की कमी के वजह से भी हम बागवानी कृषि नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम 50% जो है वो सिंचाई करके करते हैं, और 50% जो है ये मानसून पर आधारित रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मानसून लेट से आ जाता है या तो नहीं आ पाती है, तो जिसके कारण से हमें पानी की समस्या करनी पड़ती है, ठीक है, सिंचाई की समस्या होती है। यानी कि सिंचाई की कमी, केवल 50% खेती में सिंचाई उपलब्ध है। 50% जो है, 50% भागों में ही सिंचाई के लिए उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद जो 50% है वो सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं है, वो मानसून पर निर्भर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन। अनिश्चित मानसून और बाढ़, सूखा। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, हमारे पास कभी अचानक से सूखा पड़ गया कोई क्षेत्र में, या तो फिर किसी क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ गया, जो फसल हम लगाए थे वो पूरी तरह से बाढ़ आ जाते हैं, मतलब बर्बाद हो जाता है, ठीक है। किसके वजह से? सूखा और बाढ़ की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऋणग्रस्तता, यानी कि किसानों पर कर्ज का बोझ। जैसे कि छोटे छोटे किसान होते हैं, वो ऋण पे पैसा लेते हैं, ठीक है, और पैसा लेकर के वो अपना खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन क्या होता है, मौसम के वजह से, जलवायु परिवर्तन के कारण से उनका फसल किसी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो बर्बाद होने के कारण वो पैसा वापस नहीं कर पाता है, और वो पूरी तरह से ऋण में डूब जाता है, जिसके कारण किसान जो होते हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बाजार पहुंच, मंडियों तक, ठीक है, बाजार पहुंच, मंडियों तक सीधी पहुंच ना होना। जैसे कि हमारे पास हम लोग गाँवों में रहते हैं, छोटे छोटे गाँवों में, तो हमारा जो है बाज़ार तक पहुंच नहीं हो पाता है डायरेक्टली। एक होता है ना कि आप डायरेक्टली मार्केट से इन्वॉल्व हो, तो हम वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हमारे पास छोटे छोटे व्यापारी आते हैं और हमें उनको देना पड़ता है कम दामों में, ठीक है, जिसके वजह से हमें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है संभावित संसाधन, ठीक है। हम कृषि को सुधार करने के लिए, कृषि को विकास करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास साधन होनी चाहिए, ठीक है। भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार, जोतों का एकीकरण और सहकारी खेती। हम भूमि का जो जोतों का आकार है, एकीकरण है, वो हम अच्छा से करें, ठीक है। और सहकारी खेती मतलब कि जैसे कि आधा पैसा हमें सरकार दे, ठीक है, और आधा हम अपने से लगाएं। तो इस प्रकार से हमारे पास सुविधा है, सहकारी खेती करके हम अच्छा खासा अपना फसल या कृषि का विकास कर सकते हैं। सिंचाई विस्तार, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई और नहरें। सिंचाई विस्तार हमारे पास है, लेकिन उतना अधिक मात्रा में अभी नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे गाँवों तक भी पहुंच गई है, ठीक है। सिंचाई विस्तार जो है, जैसे कि आजकल क्या होता है, छोटे छोटे किसान भी आजकल अपना खेतों में या अपना जो उत्पादन करने वाला ज़मीन जो होता है उसमें क्या लगाता है, ड्रिप सिस्टम लगाता है, ठीक है। और ड्रिप के माध्यम से वो टपकन विधि वाला जो है, बूंद बूंद विधि का सिंचाई करते हैं, और नहर से अपना पानी निकालते हैं। जिन क्षेत्रों में नहर है, ठीक है, नहर से पानी निकालते हैं, और उनके आसपास में किसानों का खेत होता है, उसी से सिंचाई करते हैं। जैविक खेती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैविक खेती। रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग। अगर हमें कृषि का विकास करना है तो हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अगर जैविक खेती की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमारा जो मृदा है, मिट्टी है, वो प्रदूषित ना हो, खराब ना हो, इसीलिए हमें जैविक खेती करना चाहिए। जैविक खेती में क्या होता है कि हम पूरा तरीका से, पारंपरिक तरीका से खेती करते हैं, ठीक है। जैसे कि घर में गोबर हो गया, गोबर से हम इसका
उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक खाद के रूप में हम गोबर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम तो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ का उपयोग करके हम आराम से खेती कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग खेती करते हैं, बड़ा बड़ा किसान लोग जो खेती करते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कीटनाशक का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कीटनाशक के साथ साथ वो खाद्य पदार्थ की अधिक मात्रा में यूज करते हैं, जिसके वजह से उनका उत्पादन बढ़ तो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ की जो भूमि होती है वो बंजर होने लगती है, उसका उत्पादन करने की क्षमता वो कम होने लगती है। इसके वजह से कीटनाशकों की वजह से, इसीलिए हमें जैविक खेती करना चाहिए, पारंपरिक तरीकों से खेती करना चाहिए, ताकि हमारा जो भूमि है, मिट्टी है, वो अपना उत्पादन अच्छा से दे सके, ठीक है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। सस्ते ऋण की उपलब्धता, लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिलती है, ठीक है। और उसी लोन से किसान लोग क्या करते हैं, निकाल के अपना खेती बाड़ी करते हैं। तो उसके लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, जो कि छोटे छोटे किसान या तो फिर बड़े बड़े किसानों को यहाँ से बैंकों से लोन मिलता है, इसके माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद और एक ऐप है, एप्लीकेशन बनाया गया है किसानों के लिए, जिसको ई-नमा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको डिजिटल कृषि बाजार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि डिजिटल कृषि बाजार क्या होता है, आप समझिए हमारे पास 100 क्विंटल आलू है, ठीक है, या तो फिर 200 क्विंटल आलू है, या तो कोई भी फसल का उत्पादन किए और मेरे पास बहुत अधिक मात्रा में है, उसको हमें मार्केट में बेचना है, ठीक है। तो मार्केट में कौन सा भाव में जाता है, मतलब कि कितना रेट में बिक रहा है, उसको पता करने के लिए किसान लोगों को ई-नमा डिजिटल कृषि बाजार का एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से किसान लोग वहाँ पे सभी प्रकार की फसलों की अलग अलग जो उसकी कीमतें होती है उसको देख पाते हैं और अपना फसलों को मार्केट में ले जा कर के बेचते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, सॉरी पेन रेड वाला ले लेते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सरकारी नीतियाँ और योजनाएं, सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ हैं और योजनाएं हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, भारत सरकार ने किसानों की सहायता और कृषि विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। भारत सरकार ने किसानों की सहायता और कृषि विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है। अब ये योजना कौन कौन सी है, चलो इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है पीएम किसान योजना, ठीक है। क्या है, पीएम किसान योजना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसमें जो है किसानों को एक साल में, मतलब कि वार्षिक में 6,000 सीधा मिलता है, 6,000 इनको प्रत्येक वर्ष मिलता है, ठीक है। किसके तहत, किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। उसके बाद दूसरा है मेरे पास सूक्ष्म सिंचाई योजना। भारत सरकार ने किसानों को सूक्ष्म सिंचाई योजना भी दिया है, जिसको हम लोग बूंद बूंद विधि बोलते हैं, जिसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। वो सारे उपकरण जो टूल्स है वो सभी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ई-नमा के बारे में अभी हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से किसान लोग जो होते हैं अलग अलग फसलों की जो कीमतें होती हैं, रेट जो होती है, उनको पता करते हैं और अपना जो फसल है उसको बेचते हैं। ये ऐप जो है इनके माध्यम से किसानों को आसानी से पता चलता है कि कौन सी सब्जी की या तो कौन सी फसल की अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, इसके बारे में पता चलता है किसानों को ई-नमा के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फसल बीमा। किसानों को फसल बीमा कराना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्या है फसल बीमा, मान लिया जाए कि किसी साल में किसान तो खेती किया, लेकिन किसी साल में महामारी आ गया, ठीक है। महामारी आ गया, किसी कारण से उसका जो फसल है पूरा नष्ट हो गया, या तो फिर किसी प्रकार का आपदा आ गया, ठीक है। उस आपदा की वजह से किसान का क्या हो गया, पूरा खेत में जो फसल था वो बर्बाद हो गया। तो बर्बाद जब होता है तो उसका जो भरपाई जो होता है वो सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है।
कुछ पैसा जो है सरकार देते हैं, जिसको हम लोग फसल बीमा योजना कहते हैं। अगर आप अपना खेत का या तो ज़मीन का फसल बीमा करवाए रहेंगे तो आप उस खेत में जो भी फसल लगाएंगे और आपका फसल अगर नहीं होता है तो उसके बदले में सरकार आपको कुछ पैसे देंगे या तो कुछ सहायता देंगे, ठीक है। इसीलिए किसान लोगों को फसल बीमा योजना करवाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। मिट्टी की जांच और उचित उर्वरक उपयोग की सलाह। मृदा स्वास्थ्य जांच, सरकार द्वारा मृदा जांच भी किया जाता है। अगर आपका खेत में अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, ठीक है, किसके वजह से नहीं हो रहा है, क्या कारण है मिट्टी में, तो मिट्टी को जांचने के लिए आपके पास एक कार्ड होता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है। इस कार्ड का उपयोग करके आप इनके जो कमेटी मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको फ़ोन करके आप बुला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कृषि यांत्रिकरण। जैसे कृषि यांत्रिकरण में बहुत सारा यंत्र है, टूल्स है, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े किसानों के पास, जैसे कि विदेशों में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। सभी चीज़ मशीनों द्वारा किया जाता है, बुआई से लेकर के कटाई तक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि यांत्रिकीकरण। ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरणों के ट्रैक्टर और आधुनिक उपकरणों पर सब्सिडी। जैसे कि आप कृषि के लिए कोई ट्रैक्टर लेते हैं, ठीक है, या तो कृषि से संबंधित कोई भी टूल्स अगर आप लेते हैं तो आपको सरकार कुछ सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी देती है, मतलब कि कुछ छूट देती है। मान लीजिए कि ट्रैक्टर एक आप ले रहे हैं, ठीक है, ट्रैक्टर का दाम है कितना, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 लाख 8 लाख दाम है, ठीक है। तो कुछ उसमें आपको सरकार सब्सिडी देंगे जो कि आपको कुछ ही पैसों में मिल जाएगा। जैसे कि 6 लाख है तो आप 3 लाख जमा करेंगे और 3 लाख आपका माफ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार का सुविधा दिया गया है जिसको हम लोग कृषि यंत्रीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है हरित क्रांति। क्या है बच्चों? हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक कौन है? मानकोम स्वामीनाथन। कौन है हरित क्रांति के जनक? मानकोम स्वामीनाथन, ठीक है। और ये जो हरित क्रांति जो है ये 1960 के दशक में आया हुआ था, है ना। और हमारा जो इंडिया में है ये 1966-67 में लागू हुआ था। क्या? हरित क्रांति। हरित क्रांति में जो है इसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीज लाया गया था जिसको HIV के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इनका सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर भारत के जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को बहुत लाभ मिला। किससे? हरित क्रांति के वजह से, ठीक है। हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ गेहूं फसल उत्पादन के लिए हुआ, ठीक है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में लाभ हुआ। नेक्स्ट है 1960 के दशक में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में शुरू हुई हरित क्रांति ने भारत कृषि को पूरी तरह बदल दिया। उच्च उपज वाली बीज प्रजातियां जैसे कि, और हमारे पास धीरे धीरे सिंचाई की जो उत्पादन क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सकारात्मक प्रभाव, मतलब कि पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या क्या पड़ा हरित क्रांति के आने से? पहला है गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ा, ठीक है। हरित क्रांति के आने से हमारे पास गेहूं और चावल के उत्पादन कई गुना बढ़ गई। नेक्स्ट है भारत खाद्य आयात से आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। भारत खाद्यान्न से, जैसे कि खाद्यान्न उत्पादन जो है भारत पूरी तरह से क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। किसके आने से? हरित क्रांति के आने से। ये हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक। उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी समृद्ध हुए। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति से अगर फ़ायदा मिला है तो इन राज्यों को मिला है, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किसानों की आय में वृद्धि हो गया। जब हरित क्रांति आया तो हरित क्रांति के वजह से अच्छा फसल मिलने लगा, हमको अच्छा कीटनाशक मिलने लगा, तो किसानों को उससे अच्छा उत्पादन मिलने लगा, ठीक है। अच्छा उत्पादन हुआ तो उनका जो उत्पादन है ज़्यादा होने लगा, मार्केट में वो बेचने लगे तो उनको अधिक मात्रा में पैसा या तो फिर इनकम होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है नकारात्मक, मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट। ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे इसका
नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरता में कमी, नकारात्मक प्रभाव क्या हो गया, हरित क्रांति के आने से हम उसमें बहुत सारा कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने लगे, सल्फेट यूरिया का उपयोग करने लगे, जिसके कारण से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट था एक, ठीक है। उसके बाद दूसरा है भूजल स्तर में गिरावट। भूजल स्तर में भी गिरावट हो गया। कैसे गिरावट हो गया, आप जब देखिए ये पंजाब हरियाणा का जो इलाका है, इसमें नहरों द्वारा या तो फिर कुओं द्वारा या तो फिर बोरिंग या तो फिर हैंडपम्प के द्वारा इन लोग वहाँ पे कृषि किया जाता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से जब हम कृषि करते हैं तो पानी जो होता है वो अधिक मात्रा में लगता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पानी लगता है तो वहाँ के जो ग्राउंड सरफेस वाटर का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्राउंड वाटर कम होने लगा, ठीक है। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव था। उसके बाद है दूसरा रासायनिक प्रदूषण। हरित क्रांति के आने से रासायनिक प्रदूषण होने लगा, जैसे कि हम अपना खेतों में बहुत सारा विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है, जिसके वजह से हमारा जो खेत जो है वो प्रदूषित होने लगा। अस्थायी कृषि, अस्थायी कृषि पद्धतियाँ, जैसे कि ये अस्थायी कृषि जो होता है ये इसको हम लोग लोकल कृषि भी बोलते हैं, जैसे कि पारंपरिक तरीकों से खेती करना। पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए अस्थायी कृषि अत्यंत आवश्यक है। ये पद्धतियाँ प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए खाद्य सुरक्षा निश्चित करती है। अगर हम अस्थायी कृषि करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जो खेत जो होता है उसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति बना हुआ रहेगा, हमारा मिट्टी खराब नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें अस्थायी कृषि करना चाहिए, ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका जैविक खेती, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बिना प्राकृतिक विधियों से खेती की जाती है, ठीक है। जैविक खेती में हम रासायनिक उर्वरक या तो फिर कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, ये पूरी तरह से नेचुरल होती है, ठीक है। जो खाद वगैरह जो होती है, जो हमारे घर में बैल बकरी भैंस वगैरह जो होती है उनका जो गोबर होता है, गोबर को ही हम लोग खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसी से हम लोग उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कृषि भी कहते हैं या तो जैविक कृषि। ये जो है सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है जहाँ पे जैविक खेती की जाती है। जो सिक्किम राज्य है भारत का, वहाँ के लोग जो हैं जैविक खेती करते हैं पूरी तरह से, यहाँ पे कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये भारत का प्रथम राज्य है जहाँ पे जैविक खेती किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। एक ही खेत में अलग अलग मौसम में विभिन्न फसलें उगाना जिसमें मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है, ठीक है, जिसको हम लोग फसल चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका जैव प्रौद्योगिकी, आधुनिक आनुवंशिक रूप से सुधरी हुई फसलें जो कम पानी और कीट प्रतिरोधी होती है, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारा पानी और कीट की प्रतिरोधी हो। नेक्स्ट है हमारा जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। अगर हम कृषि करते हैं तो कृषि करने के दौरान क्या होता है, जो हम लोग पारंपरिक तरीक़ों से खेती करते हैं तो उसमें हम लोग अधिक मात्रा में पानी को छोड़ देते हैं, रात में पानी चला, जैसे गेहूँ बो दिए, ठीक है, गेहूँ बो दिए तो गेहूँ के खेत में क्या होता है, लोग पानी रात में चला दिए और चला के छोड़ दिए, पूरा सुबह हो गया, तो पूरा पानी क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हमें उस प्रकार से खेती नहीं करना है, हमें जल को बचाना है, ठीक है। इसीलिए हमें बूंद बूंद सिंचाई करना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ड्रिप जो होता है वो पतला पतला पाइप होता है, ठीक है, और उस पाइप में छोटा छोटा छेद होता है, 1-1 फीट के दूरी में होता है, तो हम उस प्रकार से खेती कर सकते हैं। या तो फिर जब गेहूं जहां लगाए हैं तो जिसको हम लोग स्प्रेडिंग बोलते हैं, जो एक पाइप ऐसा उठा हुआ रहता है और इसके चारों ओर पानी फेंकते रहता है इस प्रकार से गोल गोल, ठीक है ना, तो उस प्रकार का हम लोग यूज कर सकते हैं यंत्र को। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड पॉइंट है सौर कृषि। सौर ऊर्जा से चलने वाली पंप और उपकरण, ठीक है, लागत कम और पर्यावरण अनुकूलन।
सौर कृषि का मतलब होता है जैसे कि आजकल बिजली का जो बिल है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो सरकार ने क्या क्या किसानों के लिए, और बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक बिजली नहीं पहुँचा, तो वैसा क्षेत्र में सरकार क्या किया, सोलर ऊर्जा दे दिया, ठीक है, जिसको हम लोग सौर कृषि के नाम से जानते हैं। सोलर दे दिया और हर किसान को दे दिया कुछ सब्सिडी दे करके, ठीक है, और वो अपना अच्छा से उत्पादन कर सके और उनको बिजली की समस्या ना हो, इसीलिए सौर ऊर्जा देते हैं इन लोगों को। और ये बिना पर्यावरण को नुकसान किए हुए ये चलते रहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट है सहकारी खेती, ठीक है, किसानों के समूह मिलकर संसाधन साझा करें और बाजार में बेहतर सौदा करें। सहकारी कृषि का मतलब होता है कुछ ये होता है जैसे कि कुछ हिस्सा सरकार का होता है, कुछ हिस्सा अपना होता है, जिसको हम लोग सहकारी खेती कहते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको NGO भी इसमें शामिल है, ठीक है, वो नॉन गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस प्रकार के किसानों की समूह होता है और वो बाज़ार में बेहतर सौदा कर पाते हैं, किसके माध्यम से, सहकारी खेती के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा सारांश और प्रश्नोत्तर, ठीक है, समरी एंड क्वेश्चन आंसर। मुख्य बिंदु में दिया हुआ है कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है, कृषि क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड में निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, जीवन निर्वाह कृषि और कॉमर्शियल कृषि, जिसको वाणिज्यिक कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका चावल, गेहूं, बाजरा, दालें, ये प्रमुख फसलें हैं कहाँ की, भारत की, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है हरित क्रांति ने उत्पादन क्रांति लाई, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। हरित क्रांति कब आया भारत में, 1966-67 में आया और 1960 के दशक में आया। उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, स्वामीनाथन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अस्थाई खेती भविष्य की ज़रूरत, ठीक है, अस्थाई खेती हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अस्थाई कृषि हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारे बाद और भी हैं मतलब कि लोग आएंगे, जब हम इस धरती पे नहीं रहेंगे तो हमारे बाद कोई तो आएंगे ना, जैसे कि हमारे बाल बच्चे, तो उनके लिए हम बचा कर रखेंगे कि नहीं, तो इसीलिए हमें अस्थाई कृषि करना है, बचा के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कुछ की पॉइंट था, इसको आप लोगों को पढ़ लेना है। अगर ये पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक से अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग आसानी से मतलब अच्छे से डील कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है। उसका यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछने का संभावना है इस टॉपिक से, जैसे कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक प्रभाव लिखिए, ठीक है। अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा रहे थे, वो है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि क्या है, कृषि का 2 प्रकार था, उसको अलग अलग कर सकते हैं आराम से, आसानी से। उसके बाद है नेक्स्ट भारत में कृषि विकास की 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, ये कौन कौन सी है चुनौतियां, उसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है अस्थाई कृषि क्यों आवश्यक है, उदाहरण सहित समझाए, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बताया कि अस्थाई कृषि क्यों करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये इस प्रकार से आपका ये पूरा हो जाता है। इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। और MCQ के लिए हम एक अलग से फिर से क्लास लेंगे कभी, ठीक है। तो MCQ के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। और इसमें कुछ मुख्य टिप्स दिया गया है कि आपको एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर होना है, जैसे कि हरित क्रांति, फसल प्रकार और सरकारी योजनाओं के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक से यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे कि हरित क्रांति क्या है, फसल का प्रकार और सरकारी योजना कौन कौन सी है, ये सब के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब आप लोग अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा और एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।